हेलो गाइज, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। ह्यूमन इम्यून सिस्टम है क्या? तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियसली देखेंगे। अब लोगों ने पिछले क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखा था आपका इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो हम लोग शुरू करते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या है? इट इज़ द सिस्टम दैट गिव इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिसेंबलिंग फॉरजिन एज एंटीजन। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा फॉरजिन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर किया है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है ना। इट प्ले रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। इम्यून सिस्टम हमारा एलर्जिक रिएक्शन में भी प्ले रोल करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में भी काम करता है एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका यूजेज रहता है। इट इंक्लूड लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में और क्या आता है? लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं, टिश्यू आते हैं, सेल्स आते हैं एंड एंटीबॉडीज आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है ना। दीज आर द ऑर्गन वेयर ऑरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? ये ऑरिजिन है जहाँ पे लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है ना। द ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट होते हैं क्या है? वेयर लिम्फोसाइट आर मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? लिम्फोसाइट मैच्योर होता है एंड डिफ्रेंशिएटेड होता है टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। ठीक है ना। इसमें बोन मैरो, थाइमस आता है। नेक्स्ट बोन मैरो। बोन मैरो का क्या काम है? लिम्फॉइड ऑर्गन, यहाँ पे हमारे जितने भी ब्लड सेल है वो उसका फॉर्मेशन होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है, ये भी बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होता है इसका भी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे थाइमस ग्लैंड की तरफ, थाइमस लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ। इट इज ए बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ये एक बाइलोब्ड ऑर्गन है, ये हार्ट के पास जहाँ पे हमारा स्टर्नम जो बोन है ख़त्म होता है, ये वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड ये जब बच्चा किसी नए बेबी का बॉर्न होता है उसका ये जो थाइमस ग्लैंड है ये लार्ज रहता है, लार्ज इन साइज रहता है, बट ये एज के साथ इसका साइज जो है डिक्रीज करता है। तो थाइमस ग्लैंड का हमारे बॉडी में काम क्या है? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम इसीलिए मजबूत रहता है क्योंकि ये बच्चों लोगों में इसका साइज लार्ज होता है। इट मीन्स अगर इसका साइज लार्ज होगा तब ये मोर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में, एंड जैसे जैसे इसका साइज डिक्रीज होगा आपका ये लेस इफेक्टिव होगा एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। ठीक है ना। इमैच्योर टी लिम्फोसाइट फ्रॉम बोन मैरो इज माइग्रेटेड टू थाइमस एंड मैच्योर। जो कुछ इमैच्योर टी लिम्फोसाइट बच जाते हैं जो कि बोन मैरो में नहीं इमैच्योर हो पाते हैं, वो यहाँ आकर मीन्स थाइमस लिम्फॉइड ऑर्गन में आकर मैच्योर होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन to which mature lymphocyte migrated to primary lymphoid organ interact with antigen then proliferate with to become effector cell। इसका मतलब हुआ कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन
जो लिम्फोइड टिश्यू हैं जो कि हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, मैच्योर होता है एंड ऑरिजिन होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। उसके बाद ये माइग्रेट करके कहाँ आता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रोलिफरेशन के लिए। किसके लिए, प्रोलिफरेशन के लिए। क्यों प्रोलिफरेट होता है ये, क्योंकि ये मोर इफेक्टर सेल बन सके, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। टॉन्सिल, पेयर्स पैचेज एंड म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम लोग माल्ट बोलते हैं, एंड अपेंडिक्स। तो ये हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। सारों को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, स्प्लीन के बारे में, लिम्फ नोड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन है जो हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन है। ये लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट सेल इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड में रहता है उसको ये ट्रैप करता है, मीन्स ये ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करता है, ठीक है ना। एंड इसको रिवर्सियर ऑफ इरेक्टोसाइट भी कहा जाता है, रिवर्सियर ऑफ इरेक्टोसाइट इन फ्यूटस। ये क्या करता है, रिवर्सियर ऑफ इरेक्टोसाइट इन फ्यूटस, इसका मतलब हो गया एक्चुअली में भी ये कब्र है, किसका, आरबीसी का। मतलब जितने भी आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है हमारा 120 डेज। 120 डेज के बाद जब आरबीसी सेल जब वो उस ख़त्म हो जाता है तो यहाँ आके वो सारे जितने भी जिनका सेल का डेथ हो जाता है वो सब इनमें स्प्लीन में आके स्प्लीन में आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है स्प्लीन को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिम्फ नोड के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। इसका काम क्या रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड एंटीजन्स है उसको ट्रैप करता है। ये क्या आगे देखेंगे हम लोग, ट्रैप एंटीजन एक्टिव लिम्फोसाइट एंड काउज इम्यून रिस्पॉन्स। तब जो ये ट्रैप जितने भी एंटीजन्स को ट्रैप करता है वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं एंड उसके प्रति ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है ताकि वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सके। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे माल्ट के बारे में, जो कि है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनेटिकल ट्रैक में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 50% ऑफ लिम्फाइड टिश्यू। ये जितने भी लिम्फाइड टिश्यू हैं उसका 50% माल्ट होता है, ठीक है ना। उसमें से 50% जो सेल रहते हैं वो माल्ट सेल पाए जाते हैं, माल्ट टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? It is the ability of immune system to fight the disease causing organism. इम्यूनिटी क्या है? ये हमारा बॉडी का एबिलिटी है। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका एबिलिटी, मतलब किस एबिलिटी से हमारा बॉडी है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रहा है, ठीक है ना। ये एबिलिटी है इम्यूनिटी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप के इम्यूनिटी होता है हमारे। सबसे पहला होता है इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट को हम लोग इनबॉर्न भी बोलते हैं एंड एक्वायर्ड को एडप्टिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। हम इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ये इसे हम लोग नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहता है, मतलब ये मदर से हमारे बॉडी, मतलब मदर से फीटस में आता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड बैरियर टू एंट्री फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। ये बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि जो फॉरेन एजेंट है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर ना कर सकें। तो ये 4 टाइप का बैरियर इसमें आता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसके 4 प्रकार के बैरियर हैं। नेक्स्ट हम लोग सारे बैरियर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है। तो फिजिकल बैरियर में हमारा क्या आता है, स्किन आता है, जो कि क्या करता है,
प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, जो फॉरेन बॉडी है उसको एंट्री करने से रोकता है। दूसरा है म्यूकोसल कोटिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक टू ट्रैप माइक्रोब्स, ठीक है ना, ये जो है वहाँ माइक्रोब को ट्रैप करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन से बैरियर आते हैं? गैस्ट्रिक एससीएल, मीन्स गैस्ट्रिक एससीएल का क्या जैसे रूल मैं बता रहा हूँ, ये अगर हम लोग कुछ खाएं जैसे और उसमें बैक्टीरिया है, तब वो जब हमारे स्टोमक में जाएगा तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, डाइजेशन के वक्त एससीएल का रिलीज होगा। तो एससीएल का काम क्या है, जो फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो उस वक्त ये एससीएल क्या करेगा, जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना। दूसरा होता है स्लाइवा। स्लाइवा का क्या काम है? स्लाइवा एक अपना पीएच मेंटेन करता है, जिसके कारण माइक्रोब्स का ग्रो नहीं हो पाता है। एंड टीयर्स में भी कुछ टीयर्स का एक पीएच होता है हमारा, जिसके कारण जो कि बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री नहीं करने देता। जैसे कि हमारा आँख है जो, उससे कुछ ऑर्गेनिज्म है इंटर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये टीयर्स जैसे ही आँख में कुछ कीड़ा वगैरह जाता है तो खुद हमारा वाटरी आई हो जाता है एंड टीयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो टीयर्स का फॉर्मेशन होता है वो ये एक बैरियर हो गया, जो कि जो माइक्रोब्स हो गया उसको हमारे बॉडी में एंट्री करने से रोकता है। कैसे रोकता है? टीयर्स में पीएच पाया जाता है और वो पीएच उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में हो गया फैगोसाइटिक सेल, जैसे कि आरबीसी में हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है, एंड पीएमएनएल सेल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल। तो ये हो गया सेल है जो माइक्रोब्स रहता है उसका फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उसको किल कर देता है। दूसरा हो गया मोनोसाइट सेल्स, ये एंड नेचुरल किलर सेल। एंड थर्ड हो गया माइक्रोफेजेज, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये सब, एंड एंट्री नहीं करने देता है। फोर्थ बैरियर है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। तो साइटोकाइनिन बैरियर में क्या आता है, ये क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। यहाँ पे क्या रहते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि जिसका नाम है सीक्रेट साइटोकाइनिन प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है ना। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है और ये क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड जो सेल है हमारे बॉडी में उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ये पहले से ही वायरस इन्फेक्टेड सेल है एंड ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, जो हमारा नॉन इन्फेक्टेड सेल है बॉडी में, उसको फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब ये हमारे बॉडी के लाइफ टाइम मतलब लाइफ पीरियड में ये डेवलप करता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई मेमोरी। ये इसका कैरेक्टराइज कैसे किया गया, ये मेमोरी है, इसमें मेमोरी रहता है। जब ये फर्स्ट इनकाउंटर करेगा तो उसको याद रखेगा, ठीक है ना। और जब हमारा बॉडी फिर से उसी डिजीज से सफ़र करेगा तो ये जब सेकेंडरी रिस्पांस करेगा तो वो हाई रहता है, ठीक है ना। एंड प्राइमरी रिस्पांस से रहता है वो जो लो इंटेंसिटी का रहता है। इट इज कैरेक्टराइज बाई मेमोरी, देयरफॉर ड्यूरिंग फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ पैथोजन्स बॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पांस करेगा इन लो इंटेंसिटी। सेकेंड इनकाउंटर में क्या करेगा, जब उसी सेम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होगा तो जो सेकेंडरी रिस्पांस रहेगा वो हाई इंटेंसिटी से करता है। इसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी मतलब जो फर्स्ट इनकाउंटर करेगा उसको वो याद रखेगा कि किस इंटेंसिटी से वो फर्स्ट इनकाउंटर किया, एंड जो सेकेंड इनकाउंटर करना रहेगा वो हाई रिस्पांस में करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरिड आउट बाई बी सेल एंड टी सेल। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है, जो मेमोरी रिस्पांस है, मेमोरी सेल रिस्पांस, वो किसके द्वारा किया जाता है, बी सेल एंड टी सेल के द्वारा।
अब हम लोग देखेंगे बी सेल क्या है, बी लिम्फोसाइट सेल। बी सेल को हम लोग बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं एंड टी सेल को टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो बी सेल क्या है, ये क्या काम करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसका काम क्या है बी सेल का, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, ठीक है ना। दीज आर द प्रोटीन टू फाइट विथ पैथोजन। एंटीबॉडीज क्या है, ये प्रोटीन है जो कि पैथोजन से फाइट करता है। एंड हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टी सेल। टी सेल का क्या काम है, ये बी सेल जो है उसका हेल्प करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए बी सेल एंड टी सेल का क्या काम है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज कैसा रहता है, ये एंटीबॉडीज है इसमें आपका इसके स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, ठीक है ना, जिसमें 2 लाइट चेन रहते हैं एंड 2 हैवी चेन रहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्टकट फॉर्मूला से भी शो करते हैं H2L2 से, ठीक है, मतलब हैवी 2 चेन एंड 2 लाइट चेन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे डायग्राम शो किया है, ठीक है ना। ये जो है ये हमारा लाइट चेन हो गया एंड ये जो है बाइसेप का ये हैवी चेन हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों चेन हमारा किस से अटैच रहता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चेन अटैच रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका एंटीबॉडीज में टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कितने एंटीबॉडीज के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। IgA, IgG, IgM, IgE, IgD एंड सबका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन कौन से होते हैं, AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम लोग देखेंगे अब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। ये इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इट इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज। ये इम्यून रिस्पॉन्स किसके थ्रू होता है, एंटीबॉडीज के थ्रू। मतलब इसमें कौन सा सेल काम करेगा हमारा, बताइए आप लोग, बी सेल। इसमें हमारा कौन सा सेल काम करेगा, बी सेल। AMI में कौन सा सेल काम करता है, बी सेल। एंड HMI में कौन सा सेल रिस्पॉन्स कर रहता है, टी सेल। क्यों AMI में बी सेल क्यों रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज मेडिएटेड रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा सो कॉल्ड एज HM ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, HMR, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मैंने बताया आप लोगों को कि ये रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट और टी सेल। टी सेल का काम क्या है हमारे बॉडी में, ये सबसे पहले क्या करता है, जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट है, उसको हेल्प करता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में, ठीक है ना। और इसके बाद इसका और क्या काम है, इसका काम है अपना बॉडी का सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज करना, मतलब पहचानना कि कौन हमारा सेल है एंड कौन अदर हमारा सेल नहीं है हमारे बॉडी का। जिसके कारण ये ग्राफ्ट रिजेक्शन भी करता है। जैसे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट के वक्त अगर सेल का मैच नहीं हुआ, अगर जो टी सेल है हमारे बॉडी में वो उसको लगा कि ये हमारे बॉडी से मिलता जुलता नहीं है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। उस केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त सबसे पहले कि जो सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करना। तो उसके लिए काफ़ी ड्रग्स आते हैं जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून को सप्रेस करता है, जिसके कारण एंड जो सप्रेस करता है ये हमारा आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये लाइफ टाइम ये ड्रग्स हम लोग को लेना पड़ता है जो कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को सप्रेस करके रखे। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक इम्यून सप्रेसिव एजेंट ऑल हिज लाइफ।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यून सप्रेसेंट पेशेंट को पूरी लाइफ लेना पड़ता है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड पैसिव में हमारे 2 होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो हम लोग एक्टिव के बारे में बात करेंगे, एक्टिव में जो हमारा नेचुरल रहता है, ये क्या रहता है, इसमें हमारा जो है बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करता है। इन्फेक्शन के वक्त हमारा जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी खुद से रिस्पॉन्स करेगा एंड एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, वो एक्टिव के नेचुरल में आता है। एंड इसके आर्टिफिशियल में आता है वैक्सीनेशन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इट इज़ द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बॉडी व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट के, ये वैसा इम्यूनिटी है जिसमें होस्ट के बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाया जाता है ना। ये स्लो प्रोसेस है एंड इसके 2 टाइप होते हैं। ये प्रोसेस स्लो है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक्टिव इम्यूनिटी है, ये स्लो काम करता है बट ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेकिन जो पैसिव रहता है वो फास्ट रहता है एंड उसका शॉर्ट लाइफ रहता है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें आता है हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाई माइक्रोब्स। जब हमारे बॉडी में नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त ये क्या करता है, डेवलप करता है इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, इट डेवलप बाई इंजेक्शन माइक्रोब्स डिलिबरेटिंग ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। मतलब ये कब डेवलप करता है, जब बॉडी में माइक्रोब्स को, जो डेवलप माइक्रोब्स है उसको इंजेक्ट किया जाता है इम्यूनाइजेशन के वक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी। हियर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है उसको डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, रेडीमेड है। तब हम लोग देखेंगे इसमें नेचुरल में, सॉरी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या आता है हमारा, एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर प्लासेंटा टू फीटस, जिसमें आता है हमारा IgG, ये एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंड एंटीबॉडी IgA इन क्लोस्ट्रम। IgA हमारे मदर मिल्क में पाया जाता है एंटीबॉडीज, जिसमें एंटीबॉडीज A रहता है, जो कि हम ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड रहता है आर्टिफिशियल में पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, एंटी टेटनस सीरम हो गया, ठीक है ना, एंटी टेटनस इंजेक्शन वगैरह, स्नेक वेनम इंजेक्शन, मतलब जो कि हमारे बॉडी में इसको एक्टिव फॉर्म में एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है ना। दिस इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम लोग इम्यूनाइजेशन देखेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या है, दिस इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड रहता है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन 2 टाइप का होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, ये वैक्सीनेशन है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या आता है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज है उसको इन एक्टिव फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी है उसके प्रति एंटीबॉडी बॉडी में खुद प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, तो ये क्या, इसका क्या कर रहा है, इसमें डायरेक्ट जो कोविड-19 के पार्टिकल्स हैं उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है इन एक्टिव फॉर्म में। अगर एक्टिव फॉर्म में उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो हम लोग पॉजिटिव आ सकते हैं एंड वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए उसको इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव मतलब मरे हुए फॉर्म में हमारे बॉडी में
इंजेक्ट किया गया, उसके बाद हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स में फिर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीनेशन करवाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया पोलियो वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डीपीटी वैक्सीन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडीज रहता है उसको एक्टिव फॉर्म में डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इट रिक्वायर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। जब हमारे बॉडी को क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है तब ये जो एंटीबॉडीज है उसको एक्टिव फॉर्म में डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि टिटनेस वगैरह का इंजेक्शन है जो ये इसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया स्नेक वेनम। अब मान लीजिए आप किसी को सांप ने काटा तो उसकी जहर तो बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी में फैलेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि हम उसमें वैक्सीन देंगे उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा बॉडी उससे एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, उतने में तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन ज़रूरी होता है, जिसमें कि पहले से जो बनाया एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है उसको बॉडी में किया जाता है और वो बॉडी में जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना, एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एलर्जी। एलर्जी क्या है, इट इज एक्सकैरिएटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन इन्वायरमेंट। जैसे कि एलर्जेंट हो गया, बहुत प्रकार के एलर्जेंट होते हैं जो कि जिसके हम लोग एलर्जी हो सकता है। सब्सटेंस काउजिंग एलर्जी एग्जांपल में हो गया माइंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, पॉलन हो गया, पॉलन, एनिमल डैंडर हो गया, एनिमल डैंडर मीन्स बाल वगैरह, जानवर के बाल, फर, etc। ये सब एलर्जिक एजेंट हैं जो कि बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एलर्जी के लिए कौन सा हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है एलर्जी के वक्त, IgE। जब हमारे बॉडी में एलर्जी होता है तो IgE है वो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होगा। IgE अब क्या करता है, IgE बाइंड ऑन मस्ट सेल, IgE किसी से बाइंड करेगा, मस्ट सेल के साथ, एंड ये केमिकल रिलीज करता है आपका हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम देम। इट रिजल्ट इन एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। सिम्टम्स क्या है एलर्जी का, स्नीजिंग, वाटरिंग आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वीजिंग, स्किन रैशेज, etc। ये सब इसका क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ काउज ऑफ एलर्जी। अब हम लोग देखेंगे एलर्जी का हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विथ ए वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन स्टडीज। मतलब वो एलर्जन को डायरेक्टली बॉडी में दिया जाता है एंड उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि उस एलर्जी कौन सा एलर्जन है और उसका बॉडी पे कितना नुकसान है, कितना इफेक्ट करता है बॉडी को। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेलिन, स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस करता है। ये सब जो जितना भी एलर्जी का सिम्टम्स है इसको तुरंत कम करता है। लेकिन साथ अस्थमा भी एक प्रकार का एलर्जी है। इसमें क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी के कारण ये हमारे रिस्पायरेशन सिस्टम को नुकसान करता है, ठीक है ना। जैसे कि मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल रिजल्ट लोअरिंग द इम्यूनिटी। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हमारे इम्यूनिटी को लोअर कर रहा है एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, एंड छोटे छोटे एलर्जेंस के प्रति मोर सेंसिटिव हो रहा है। जैसे कि थोड़ा सा डस्ट में जाने से स्नीजिंग वगैरह होने लगता है, नाक वगैरह आने लगता है, रेड फेस हो जाता है, रैशेज आ जाता है स्किन पे। Many children in metro cities suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This is due to protected environment provided early in life. तो ये हमारा एलर्जी एंड हमारा लास्टली ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है,
देखेंगे हम लोग। इन हायर वर्टिब्रेट memory based require immunity evolve based on the ability to differentiate foreign organism from self cell। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, मतलब हमारा बॉडी है जो हमारे बॉडी का कौन सा सेल हमारे बॉडी का है एंड कौन सा सेल फॉर्जिन है, ये बॉडी क्या कर सकता है, ये मतलब ये पहचान सकता है। मेमोरी इसको अपना मेमोरी ये रहता है कि कौन सा सेल्फ सेल है और कौन सा सेल्फ नहीं है, मतलब कौन सा सेल बॉडी का नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी है जो को सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल नहीं पहचान पाता है, जिसके कारण वो जो सेल्फ सेल है मतलब उसके बॉडी का सेल है उसको भी वो लगता है कि वो उसके बॉडी का सेल नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण वो बॉडी को डैमेज कर रहा है। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजन, ये जेनेटिक भी हो सकता है एंड ये अननोनली भी रीजन से हो सकता है। द बॉडी अटैक सेल्फ सेल रिजल्टिंग इन डैमेज टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या हो गया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी एंड हमारे बोर्ड के लिए भी। नीट में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी हो गया इसका एग्जाम्पल एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक था हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हम लोगों ने यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ड्रग्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रग्स एंड यूसेज ऑफ ड्रग्स एंड उसका इफेक्ट देखेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारे वीडियो अपलोड करें और आप लोगों को नोटिफाई हो जाए कि वीडियो आ चुका है। एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।